नमस्कार, रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल से। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राजनीतिक हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का मामला सामने आया है, जिनमें 6 से 7 बीजेपी के कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हमला उस वक्त हुआ जब बीजेपी के कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि हमले में एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है, वहीं टीएमसी ने हमले के आरोपों से इनकार किया है। टीएमसी का कहना है कि आपसी रंजिश की वजह से यह हमला हुआ है। हमले के बाद पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। आपको बताते चले, 6 महीने से कम का वक्त बाकी रह गया है। बंगाल में विधानसभा के चुनावों में टीएमसी बीजेपी आमने सामने है, आरोप प्रत्यारोप का दौर। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के गंभीर आरोप कि टीएमसी के गुंडों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया। 6 से 7 कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जबकि एक की हत्या कर दी गई है। सीधे रुक करेंगे कोलकाता का। मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, क्या जानकारी मिल रही है? 6 से 7 कार्यकर्ता जख्मी, और ये देखिए बंगाल बीजेपी ने जो ट्वीट किया है, एक और दिन एक और हत्या। हाल ही शहर में टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी। 6 और कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुए हैं, जो मौत से जंग लड़ रहे हैं। और क्या जानकारी मिल रही है मनोज्ञा? जैसा आपने कहा चित्रा, लगातार हिंसा बढ़ रही है और इस समय बीजपुर मंडल के जो कार्यकर्ता हैं सईकर भवाल, उनकी मौत हो गई है। आरोप लग रहा है तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। अभी उसे जेएनएम अस्पताल में इन सभी लोगों को भर्ती कराया गया है, कल्याणी में, जहां इनका इलाज चल रहा है। इसकी मौत हुई है। ये कार्यकर्ता हाली शहर म्यूनिसिपैलिटी के 6 नंबर वार्ड के आसपास के इलाके में कैंपेन कर रहे थे। दरअसल ये लगातार गृह संपर्क अभियान चला रही है बीजेपी, और बंगाल के हर जिले में, हर ग्राम में और हर इलाके में जाकर लोगों से मिलजुल कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। कैंपेन के तहत ये मारपीट हुई। मारपीट इस कदर हो गई कि अब रैफ को वहां पर उतारना पड़ गया है और हालात बिगड़ते ही नजर आ रही हैं। स्थानीय विधायक बीजपुर से शुभ्रांशु रॉय, जो मुकुल रॉय के बेटे भी हैं, वो इस समय अस्पताल में हैं और इन सारे कार्यकर्ताओं के साथ हैं। उनका कहना है कि टीएमसी ने ये हरकत की है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की ओर से पूरी तरह से इस घटना से नकार के ये कहा गया है कि आपसी रंजिश की वजह से बीजेपी में ही ये मारपीट हुई, जिसकी वजह से लोग घायल हैं और मौत भी हुई। और ये तस्वीरें भी लगातार मनोज्ञा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, जिसके बाद बीजेपी काफी ज्यादा आक्रामक होकर लगातार टीएमसी पर निशाना साध रही है, जबकि टीएमसी का पक्ष यह है कि दरअसल आपसी रंजिश की वजह से यह हमला हुआ है। हमले के बाद पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। मनोज्ञा, अभी हाल ही में हम सब ने वो तस्वीरें देखी थी जब जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया था, पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी, उनको चोटें भी आई थी। और अब इस तरह की एक और तस्वीर, ये क्या बताता है? और अब तो विधानसभा चुनावों में बहुत ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया है। ये रक्त रंजित जो पश्चिम बंगाल की तस्वीर सामने आ रही है चुनावों के ठीक पहले, ये अपने आप में बेहद भयावह और डराने वाली है। चिंताजनक है और अपने आप में बता रही है कि बंगाल में माहौल इस समय किस तरह से खराब होता चला जा रहा है। न सिर्फ चुनाव की रणनीति के तहत, बल्कि दोनों पार्टियों के बीच में, जहां अगर कार्यकर्ता भी सड़क पर अगर रैली में निकल रहे हैं तो मारपीट हो रही है। झंडे लेके ही मारपीट शुरू हो जाती है। तो गली से गुजरने के लिए जिस इलाके में जेपी नड्डा ने डोर टू डोर कैंपेन किया था, मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता ये अहम जानकारी देती हुई। फिलहाल पश्चिम बंगाल में लगातार ये रक्त रंजित राजनीति जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन तस्वीरें आपने देखी जो काफी ज्यादा चिंता पैदा करती हैं। जैसे और जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई सामने आएगी, आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए बात अब किसानों की करेंगे। केंद्र सरकार चाह तो रही है कि किसान नेताओं से बातचीत कर नए कृषि कानून पर गतिरोध खत्म किया जाए, लेकिन किसान नेता तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब तक 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और सारी की सारी बातचीत बेनतीजा रही है। ये 12 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान अपनी मांग को तेज करते हुए सरकार पर दबाव बनाने की नई रणनीति के साथ अब मैदान में उतरे हैं। आज किसानों ने राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाले तमाम हाईवे पर बने हुए टोल प्लाजा पर धावा बोल दिया, लेकिन किसानों ने रास्तों को बंद करने की जगह आज हाईवे के टोल प्लाजा का शटर गिरा दिया, यानी कि टोल में गाड़ियों से कलेक्शन नहीं होने दिया गया। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान मान नहीं रहे हैं। उनका आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि बिल की फिर से तारीफ की और कहा कि कृषि क्षेत्र की दीवारें हटाई जा रही हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही ये आरोप भी लगा रहे हैं कि किसान आंदोलन को नक्सलवादियों और वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया है। हम आज आपको किसान आंदोलन से जुड़ी हुई हर खबर को सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे और बताएंगे कि आंदोलन और सरकार के प्रस्ताव के बीच ये पूरा का पूरा मामला कहां पर फंसा हुआ है। इसे अन्नदाताओं के आंदोलन की आंधी कहिए या फिर हठ योग, लेकिन इस बार किसानों ने ठान लिया है कि हठ और लठ दोनों के साथ सड़क पर जमे रहेंगे। आज किसानों ने जो कहा वही किया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शायद ही कोई टूल बूथ ऐसा हो जहां किसानों ने शक्ति प्रदर्शन न किया हो। छोटे बड़े किसानों के जत्थों ने टोल बूथ पर कब्जा जमाया और हाईवे को टोल फ्री कर दिया। टोल कर्मचारियों को हाईवे पर टैक्स वसूलने नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर सहारनपुर रोड के टोल प्लाजा पर 5 घंटे तक किसानों का कब्जा रहा। सहारनपुर के तीनों टोल प्लाजा पर 3 घंटे तक किसान जमे रहे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के NH 91 के टोल को किसानों ने फ्री कर दिया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर किसानों ने प्रदर्शन किया और बिना टोल लिए गाड़ियों को पार कराया। किसानों ने गाजियाबाद में मुरादनगर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा भी फ्री करवा दिया। किसानों की तैयारी दिल्ली आगरा और आगरा से लखनऊ को जोड़ने वाली एक्सप्रेस वे को भी फ्री कराने की थी, लेकिन प्रशासन ने यहां भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती कर दी। बड़े अधिकारी मौके पर कैंप किए रहे। हमारे यहाँ फोर्स तो कल से ही है, सक्रिय है और ये 14 तारीख तक जारी रहेगा। घमासान लगातार जारी है। समाधान कैसे निकलेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसी पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, देश के कानून मंत्री और IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे हम सीधे जानेंगे कि अब सरकार की आगे की रणनीति क्या है। रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, किसानों ने 14 दिसंबर को अब भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। सरकार चारों तरफ से इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। कैसे समझाएंगे आप किसानों को और आगे की रणनीति अब सरकार की क्या रहने वाली है? देखिए, पहले आप एक बात जान लीजिए, ये बिल हमने किसानों के हित में बनाया है। लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए। हमारे मंत्रीगण संवाद कर रहे हैं, बाकी प्रधानमंत्री की अपील है, हम लोग की अपील है। और क्षमा करिए, पूरे देश के किसान तो नहीं है ना सक्रिय। मैं इस बात को आज तक के मुद्दे पर मैं प्लेटफॉर्म पर बहुत गंभीरता से उठाना चाहता हूं कि जो पूरा इस मामले में ये समझे किसानों को अवसर मिलना चाहिए, छोटे किसानों को, मझोले किसानों को। 80% किसान जो हैं वो छोटे मझोले जोत के हैं ना, तो उनको अवसर मिलना चाहिए कि नहीं। कि मैं पटना में आया हूं जी, आपको बताऊं कि आज हमारे औरंगाबाद में हमारे किसान स्ट्रॉबेरी उपजा रहे हैं और उसको देश में भेज रहे हैं। आज पपाया के बीज को पूरे भारत में भेज रहे हैं। पार्सल के माध्यम से वैशाली का बीज पूरे देश में जा रहा है। इस बार हमने त्रिपुरा का जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो 5 रुपये किलो मिलता था। हमने डिजिटल हमारे कॉमन सर्विस सेंटर ने व्यवस्था की, तो आज किसानों को 15 रुपया मुंबई से, दुबई से मिल रहा है। बिहार की लीची मुजफ्फरपुर की लंदन पहुंच गई। पूर्णिया का केला आते हैं, कलकत्ता से व्यापारी ले जाते हैं। बुलंदशहर, जिनकी आप चर्चा कर रहे थे, बुलंदशहर में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया बीज किसान गाजर उगाते हैं और लाखों कमाते हैं। तो मैं फिर पूछता हूं
और ये मैं आज तक के चैनल पर किसानों को थोड़ा बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, मंडी नहीं हटेगी। नंबर एक, किसानों की जमीन न बिकेगी, न लीज होगी, न बंधक रखी जाएगी, मॉर्गेज रखी जाएगी। तो आपको सिर्फ यही है कि किसान मंडी या मंडी के बाहर बेचने के लिए स्वतंत्र है। यही तो छोटी सी कहानी है और उसके व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त किया गया है। तो इसमें हमारे किसान भाइयों को परेशानी क्या है? हाँ देखिए, और ये बात आपने कहा रास्ता क्या निकलेगा, तो ये बात मैं यहीं आपसे सवाल करना चाहता हूं। आपके चैनल ने बार बार दिखाया कि बात शुरू हुई थी कि एमएसपी की गारंटी मिले, सरकार लिखित देने को तैयार है। और इस बार चित्रा जी, खरीफ सीजन में जिसमें धान की खरीदारी होती है, भारत सरकार ने एमएसपी पर नवंबर के अंत तक 60,000 करोड़ का धान खरीदा है, जिसमें 60% खाली पंजाब से खरीदा है, हरियाणा से। तो हम तो खरीद रहे हैं। तो अब साहब जो बात शुरू हुई कि एमएसपी पर, अब कहते हैं पूरे कानून को समाप्त करो। ये कौन सी ताकतें खड़ी हैं उनके पीछे में, जो कभी बुद्धिजीवियों के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग खड़े हो जाते हैं, उनकी तस्वीर लगती है, जिनके खिलाफ देश की एकता संप्रभुता को लेकर गंभीर सवाल है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा है। तो हम किसानों से अपील करेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार आपके विकास के लिए समर्पित है, कृपया करके आप बात करिए, आपके जो भी वाजिब चिंता होगी उसका हम निराकरण करेंगे। और देखिए हम कर रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि विवाद का निपटारा एसडीएम के कोर्ट नहीं हो, कोर्ट में डाल दीजिए, कहा बिल्कुल विचार करेंगे। जो बाहर के व्यापारी हैं उनको भी रजिस्टर कराइए, कहा बिल्कुल विचार करेंगे। तो जो उनकी सही मांग उठ रही है तो कहते हैं कुछ नहीं बात करेंगे, पूरे कानून को समाप्त करो। ये कौन सा तर्क है भाई? और मैं फिर कहूंगा, देश के किसान समझदार हैं, वो अपनी जरूरतों को समझते हैं और वो नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास भी करते हैं। तो मैं आग्रह यही करूंगा, आपने पूछा रास्ता क्या निकलेगा, रास्ता निकलेगा संवाद से, रास्ता निकलेगा समझदारी से। और हाँ, जो तोड़ने वाले लोग उनके पीछे खड़े हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी होगी, क्योंकि भारत की एकता संप्रभुता की रक्षा भी बहुत जरूरी है। किसान अपनी समझदारी दिखा रहे हैं और सरकार संवाद के जरिए मामले का समाधान करना चाहती है। 6 दौर की बातचीत भी हो चली है। बातचीत के जरिए क्या कोई समय सीमा निर्धारित की जाएगी कि इस समय के भीतर हम मामले का निपटारा कर लेंगे? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन आपने इशारा किया कि दरअसल किसानों के आंदोलन को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, वहां पर देश को तोड़ने वालों की तस्वीरों के साथ लोग पहुंच रहे हैं। इशारा किसकी ओर है आपका? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आपके चैनल ने खुद दिखाया है। और क्या कहा गया? बुद्धिजीवी, देश को तोड़ने वाले जिनके खिलाफ पुलिस की चार्जशीट है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है, जिनके षड्यंत्र को आपके चैनल ने विस्तार से दिखाया है, वो बुद्धिजीवी बताए जा रहे हैं। ये कहां से चले आए? ये किसानों के पीछे खड़े हो गए? क्या वही तो वो ताकत नहीं है जो कह रही है कि सीधा सारे कानून को निरस्त कराओ, कोई बातचीत नहीं करेंगे? देखिए चित्रा जी, मैं आपको एक बात कहूंगा, आपका चैनल देश में काफी देखा जाता है, कोई भी कानून हो उसको आप, हमको इस क्लॉज पे आपत्ति है, ये क्लॉज ठीक है, इसको सुधारिए, ये गलत है, आपके तर्क क्या है बताइए, हम विचार करेंगे। मैंने आपको 2-3 उदाहरण तो दे दिए, पहले आपको बताया रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द ट्रेडर्स, ठीक है, विचार करेंगे। लेकिन जब हम बार बार कर रहे हैं कि पंजाब हरियाणा की मंडी समाप्त नहीं होगी, उस मंडी में बेचो या उसके बाहर बेचो, ये अवसर पर आपको क्यों नाराजगी है भाई? आपने देखिए प्रधानमंत्री का एक भाषण को आप लोग विस्तार से आपने सुना होगा जी। इथेनॉल को पेट्रोल की ब्लेंडिंग के लिए जो गन्ना के हमारे किसान हैं, पहले उनको अवसर नहीं मिलता था। आज देखिए इथेनॉल गन्ना के पूरे उपज से उसका कितना नया रास्ता निकल रहा है। तो यही तो मैं बात बार बार कह रहा हूं कि आज हमारे किसान, कितने किसान आज फूल की खेती कर रहे हैं, कितने किसान आप देखिए, मैं चाहूंगा अपने कैमरा को भेजिए आप, पंजाब के किसान आज शिमला मिर्च उगा रहे हैं, दुनिया में उसकी मार्केट है। आज एक बहुत बड़ी रिपोर्ट छपी है कि गुजरात के आलू उगाने वाले किसानों ने दुनिया के मानक स्टैंडर्ड्स के आलू उगाना शुरू किए और आज देश के 27% आलू का उत्पादन खाली गुजरात के कुछ जिले कर रहे हैं। किसान मालामाल हो रहे हैं क्योंकि उनकी उपज दुनिया में खरीदी जा रही है जी। तो हम भारत के किसानों को मजबूत, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी और अधिक पैसा कमाने की क्षमता इस कानून के माध्यम से दे रहे हैं। और विरोध करने वाले कहा नहीं, मंडी में ही रहो, मंडी में ही सड़ो, ये ठीक नहीं है।
क्षमा करें चित्रा जी, मंडी बड़ी को क्या विनम्रता से खत्म अपने कर हम देना मित्रों से चाहती है कहेंगे सरकार? कि आप दरअसल लोग आरोप किसान और किसानी ये लग रहे हैं आपके ऊपर। और मेरा अगला सवाल इसके साथ ही जुड़ा हुआ ये भी है, देखिए विपक्षी दलों ने भी निशाना साधा, आप लोग भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और रविशंकर जी आपकी बातों से लगातार ऐसा लग रहा है कि सरकार किसानों के अच्छे दिन लाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जो किसान हैं उन्हें यह बात फिर समझ में क्यों नहीं आ रही? वो बार बार इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों के तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, इससे कम पर हमें कुछ भी मंजूर नहीं। ऐसे में क्या होगा? यहीं पर हमको एक सवाल आपसे फिर कर दूं कि पंजाब हरियाणा की मंडी समाप्त नहीं होगी। मैं देश का कानून मंत्री, मोदी सरकार का एक वरिष्ठ मंत्री चित्रा जी के 9 बजे के चैनल पर आज तक पर ताल ठोक कर कह रहा है, क्योंकि आप लोग उस शब्द का प्रयोग करती हैं कि हरियाणा पंजाब की मंडी समाप्त नहीं होगी। इस कानून के अनुसार आप चाहे तो मंडी चलाइए, लेकिन किसान की इच्छा होगी तो मंडी में बेचेगा, किसान की इच्छा होगी तो तमिलनाडु में भी बेचेगा, दिल्ली में भेजेगा, बिहार भेजेगा। चित्रा जी आपको मालूम है ना, बिहार में 2006 से ही मंडी समाप्त है जी। यहां जो एमएसपी चलता है वो पैक्स के माध्यम से चलता है, किसान को कोई रोक नहीं है कि मंडी से ही बेचो। मैंने बताया कि स्ट्रॉबेरी औरंगाबाद में उपज रहा है, कलकत्ता जा रहा है। पोस्टल विभाग के हमारे विभाग ने वैशाली, वहाँ बड़ा अच्छा बीज मिलता है, पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में बीज भेजा है, तमिलनाडु में भेजा है। पूर्णिया का केला जाता है, आपका संबंध गोरखपुर से है, गोरखपुर के किसानों की आप बात करिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करिए, वहाँ भी कोई मंडी के ऊपर ऐसा नहीं कि मंडी में ही बेचना है। तो क्या मध्य प्रदेश, क्या बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बाकी प्रदेश, हर जगह तो मंडी की बाध्यता नहीं है? और बिहार में तो मंडी को नीतीश कुमार की सरकार ने आज नहीं 2006 में ही समाप्त कर दिया। तो यहां तो किसान बहुत ही खुश है, अवसर मिल रहे हैं, एमएसपी भी मिलता है। ये जान के मैं कुछ तथ्यगत बातें कहने की कोशिश कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा पंजाब की मंडी समाप्त नहीं होगी, एमएसपी समाप्त नहीं होगा। एमएसपी 60,000 करोड़ रुपया खरीदा है धान, 60% पंजाब से आया है, आगे भी चलेगा। लेकिन अगर हमारे किसान को हम एक अवसर दे रहे हैं, अब देखिए मैं देश का आईटी मंत्री भी हूं जी। हम लोगों ने एक बनाया ई-नाम, एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, डिजिटल मार्केट है। चित्रा जी 2016 में शुरू किया, अब तक 21 प्रदेशों की 1000 मंडियां जुड़ गई हैं, 1.5 करोड़ किसान जुड़ गए हैं, 1.25 लाख व्यापारी जुड़ गए हैं, और उन्हें अब तक 1,15,000 करोड़ का व्यापार किया है। बटन दबाओ, तमिलनाडु की मंडी में अपना माल बेचो। तो ये सब अवसर हम आपको बता रहे हैं जो हो रहा है। मैं इसमें कोई बात हवाई इस्पानी नहीं कर रहा हूं कि किसान नए नए टेक्नोलॉजी के प्रयोग, नए नए अवसर के प्रयोग से क्या बीज, क्या नई फसलें से पैसे कमा रहे हैं। तो फिर ये कौन सी जिद है कि कानून को ही समाप्त करो? अटक जा रही ये है ठीक नहीं है। ये बात हम बहुत विनम्रता से कहना चाहेंगे। सरकार और किसानों के बीच जो संवाद की स्थिति बार बार बन रही है, वो टूट क्यों जा रही है? देखिए फिर मैं कहूँगा आपसे, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। आप कृपया करके अपने चैनल के पुराने फुटिंग्स को निकालिए जो इस आंदोलन से आप लोगों ने शुरू किया था। एमएसपी नहीं समाप्त होनी चाहिए, ये यात्रा वहाँ से शुरू हुई जी। और दिल्ली पहुँच के कहते हैं कानून तीनों को निरस्त करो। बातचीत में वो प्ले कार्ड लेके आते हैं, कोई बातचीत, यस या नो कहो। ये कौन सी बात है भाई? कोई भी कानून में क्लॉज होता है ना कि भैया ये 10 क्लॉज है, हमको ये 2 पर आपत्ति या 5 पर आपत्ति, क्या आपत्ति है बताओ, हम सुधार करेंगे। तो ये जो है ना, और देखिए किसी भी किसान के आंदोलन में आप देखेंगे पिछले कई वर्षों में इस तरह की बात कभी नहीं हुई कि एकदम समाप्त करो ही। और फिर कहूँगा, आज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट की मंडियाँ हरियाणा पंजाब में हैं कि आपको वहीं के थ्रू बेचना है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में समाप्त है, मध्य प्रदेश में कोई बाध्यता नहीं है, शायद राजस्थान में भी बाध्यता नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है। तो फिर कौन सी बात कही जा रही है कि जब हमारा आश्वासन है कि एमएसपी चलेगा, आपकी मंडी भी चलेगी, हम सिर्फ किसान को मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेचने का अवसर दे रहे हैं। और ये बताइए व्यक्तिगत पूंजी निवेश क्यों नहीं होनी चाहिए? आज आप देखिए जहाँ जहाँ मंडी से बाहर गए, कितने प्राइवेट कंपनी ने आकर करके अपना वेयर हाउस बनाया। मुझे बताया गया कि बिहार के 2-3 जिले जो हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश लगते हैं, ये जो आशीर्वाद
प्रोडक्ट्स है कई बड़ी बड़ी कंपनियों का, बाकी कंपनियों का, वो किसानों के पास आती हैं, तुम मेरे लिए धान उगाओ, मेरे लिए चावल गेहूं उगाओ, हम उसको खरीदेंगे, उनको अच्छे पैसे मिलते हैं। तो पूंजी निवेश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसान सिर्फ मंडियों का मोहताज बनना चाहिए, यह है बड़े सवाल। कॉर्पोरेट और इसीलिए के हाथों की कठपुतलियां किसान नहीं बनना चाहते हैं मंत्री जी। और बनेंगे भी नहीं। हम तो कह रहे हैं, आपके चैनल पर देश का कानून मंत्री इस कानून के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करता है कि आपकी जमीन कोई नहीं खरीदेगा, आपकी जमीन पर कोई लीज नहीं होगा, आपकी जमीन पर कोई बंधन या मॉर्गेज नहीं बनेगा। हो गई बात। अब आप जो फसल उगाएंगे उस फसल का आप कॉन्ट्रैक्ट करिएगा। अच्छा, हमें यह बताइए, आपने कहा विपक्ष की बात, ये देखिए, ये है कांग्रेस पार्टी का 2019 का घोषणा पत्र। क्या लिखा हुआ है? हम मंडी कानून को समाप्त कर देंगे और किसानों के लिए भारत में व्यापार की सुविधा पैदा करेंगे। नवंबर में राजीव गांधी ने 13 में अपने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, उनका घोषणा है, सब कुछ है। क्या कहा कि फसल में आपके फल को और सब्जियों को मंडियों से मुक्त किया जाए, फिर देश भर में बेचने का अवसर मिलना चाहिए। शरद पवार जी ने पत्र लिखा आपके सारे मुख्यमंत्रियों को कि मंडी के पूरे कानून को लिबरलाइज करें। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री, तो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष थे। प्लानिंग कमीशन ने कहा कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करिए, पूंजी निवेश को परमिट करिए। और ये 2005 में तो शरद पवार ने एक बड़े पत्रकार को वॉक द टॉक में कहा कि अगर वो कानून को नहीं सुधार करेंगे, मंडी कानून को, तो हम केंद्रीय सहयोग भी बंद कर देंगे। 2005 में कहा। तो ये सारे राहुल गांधी, सीपीआई, सीपीएम, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सब तो उसके साथ खड़े थे। तो अब यही लोग जाकर राष्ट्रपति मेरे पास से और शिकायत डॉक्यूमेंट कर बता रहे दूं हैं कि आपके 2019 निर्णयों में की। नीति आयोग ने, तो यही तो सवाल उठता है चित्रा जी कि ये सवाल किसानों के हित का है या राजनीतिक दलों के स्वार्थी हित का है। कि आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास घोषणा पत्र है कांग्रेस पार्टी का 2019 के लोकसभा चुनाव का। घोषणा पत्र पार्टी का एक औपचारिक डॉक्यूमेंट होता है। मेरे पास नीति आयोग की वो कमेटी का भी रिपोर्ट है जिसमें अमरिंदर सिंह भी मेंबर थे और कमलनाथ भी थे। मुख्यमंत्रियों का एक कोऑर्डिनेशन बना था देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में, और उन्होंने कहा कि मंडी कानून में सुधार जरूरी है, पूंजी निवेश जरूरी है। तो ये तो पिछले 20 साल से जी राजनीतिक एक प्रकार से समझदारी रही है कि किसानों के लिए उनको मंडी के चंगुल से मुक्त करना है। तो आज एकाएक कहां से लोग खड़े हो गए। और देखिए, मैं राहुल गांधी पर आजकल कम बोलता हूं क्योंकि उनको किसानी की कितनी समझ है उस पर चर्चा कभी अलग से करेंगे आपके चैनल पर। लेकिन राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्होंने कहा, किसानों झुकना मत, वरना आगे कभी नहीं उठ पाओगे। ये कौन सी उत्तेजक भाषा है भाई। तो यही तो साफ साफ हित दिखाई पड़ता है। अब बताइए, शरद पवार इतने अधिक वो समर्थक रहे हैं किसानों के सुधार के, और उन्होंने काम भी किया है, और उनकी सारी चिट्ठियां मेरे पास है। मैं आपको देखिए, ये चिट्ठी है उनकी 2010 की, जिन्होंने मुख्यमंत्रियों को लिखा कि आपको मंडी एक्ट में कानून में बदलाव करना चाहिए। शीला दीक्षित को लिखा, शिवराज सिंह चौहान को लिखा, ठीक लिखा। तो आपने 10-15 साल जो किया, आज अपने स्वार्थ के कारण आप इस स्तर पर जाएंगे। और एक बात और जानिए चित्रा जी, जिस समय ये आंदोलन हो रहा है उस समय हम राजस्थान जीत रहे हैं, पंचायत समिति जीत रहे हैं, जिला परिषद जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी रूलिंग पार्टी है, परंपरा के विरुद्ध हम लोग गांव में जीत रहे हैं। बाकी तो सारे उपचुनाव जीत रहे हैं, बिहार का भी विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं, हैदराबाद का नगर निगम का चुनाव जीत रहे हैं, तेलंगाना में जीत रहे हैं, मणिपुर में जीत रहे हैं। और हमें पूरा लग रहा है कि कश्मीर का चुनाव जिस तरह से ईमानदारी से हुआ है, कश्मीर में भी कमल खिलेगा। तो देश कमल के साथ है। लेकिन कुछ लोग मिलकर के इस तरह की बात कर रहे हैं, ठीक नहीं है, ये बहुत अनुचित है। ये मैं अपील करना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों के लिए समर्पित है। और देखिए, हम क्यों समर्पण की बात करते हैं। मैं चाहूंगा आपके चैनल पर मैं बताऊं कि हमने देश के 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि में 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं, जो 2-2 हजार हर 3-3 महीने पर देते हैं, सबके अकाउंट में जाता है। हम लोगों ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना लाई है,
हम लोगों ने किसान बाकी मान निधि का कार्यक्रम किया है, बाकी नीम कोटेड यूरिया से आज यूरिया उपलब्ध हो गया है। यही तो सवाल बीज है के लिए, कि बाकी के इतनी लिए जो सारी काम किया व्यवस्थाएं तो किया करने है। के बावजूद तो हम दिल्ली के बॉर्डर पर अपने किसान क्यों अड़े हुए हैं? एक छोटा सा जवाब मैं इसका चाहूंगी, उसके बाद चूंकि कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं मैं उस पर आऊंगी। लेकिन किसान यहां से कब घर वापस जाएंगे? क्योंकि अब तो ठंड भी बढ़ रही है, आज दिल्ली में बहुत तेज बारिश हुई है, मौसम का मिजाज खराब है, किसानों की जान भी जा रही है वहां पर। तो इसीलिए हम किसानों से अपील करेंगे कि हम आपका सम्मान करते हैं, आप बातचीत के टेबल पर आइए, आप लौट जाइए कृपया करके। ये ठंडा का मौसम है, कोरोना है, बिल्कुल, और कृपया करके देश के विरोध करने वाली ताकतों को अपने कंधों से गोली नहीं चलाने दें, ये हम जरूर अपील करेंगे। गतिरोध टूटे और बात बने सरकार किसानों के बीच में, इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपको जरा पश्चिम बंगाल लेकर चलूंगी। आप इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं, उससे सटा हुआ बंगाल जहां पर इलेक्शन होने हैं 6 महीने के भीतर। अब से कुछ ही देर पहले वहां से खबर सामने आई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया है और आपके एक कार्यकर्ता की जान भी चली गई है। ये जो रक्त रंजित पश्चिम बंगाल का चरित्र सामने आ रहा है, उसने पूरे देश को परेशान करके रखा हुआ है। क्या हो रहा है बंगाल में? देखिए, बहुत ही पीड़ादायक है, और ये पीड़ा का एक और मेरे लिए कारण ये है कि ममता जी संघर्ष करके मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची हैं। आपको याद है ना? बिल्कुल, 35 साल के वामपंथी पार्टियों के तानाशाही और हिंसा के प्रतिकार करके वो मुख्यमंत्री बनी, और उससे अधिक शर्मनाक आचरण कर रही हैं। 130 हमारे कार्यकर्ता मारे गए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जानलेवा हमला होता है क्योंकि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, तो कुछ उनकी ईश्वर ने रक्षा की, बाकी हमारे लोग घायल हुए। ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? ये सीधी बात है, उनकी हताशा है। मैं फिर कहना चाहूँगा, और बंगाल की परंपरा विवेकानंद की भी है, अरविंदो घोष की भी है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी है, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भी है। और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग ममता जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में किया है, क्या उनको शोभा देता है क्या? तो मैं यही कहूँगा, वो हताश है। और जब भी चुनाव होगा, हमारी पार्टी न हिंसा के सामने झुकी है न झुकेगी, और हमारा प्रतिकार लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण से होगा। जनता को जगाएंगे, और अगर हम 2 लोकसभा से 18 जीत गए, 40% मत आया, तो विधानसभा में हमें स्पष्ट निर्णायक 200 प्लस सीट मिलेगी। ये हम बहुत विश्वास से कहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी आज तक से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद है कि किसानों के साथ कम से कम जो गतिरोध बना हुआ है सरकार का, वो जल्द से जल्द दूर हो, और पश्चिम बंगाल में साथ ही क्या होता है भविष्य में, इस पर बनी रहेगी आज तक। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद किसान आंदोलन तेज होता जा रहा है, जिसे खत्म करवाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इन सबके बीच किसान आंदोलन के एक मंच पर देशद्रोह के आरोपियों के पोस्टरों ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया है। सवाल उठे कि क्या किसान आंदोलन को नक्सलवादियों, माओवादियों और वामपंथियों ने हाईजैक कर लिया है? इस सवाल को केंद्रीय मंत्रियों ने हर मंच से उछाला, जिसके जवाब में किसान संगठनों ने इसे सरकार का हथकंडा बताया, और अब विपक्षी पार्टियों ने इस सवाल के बहाने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन तस्वीरों ने सरकार को किसान आंदोलन पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों ने इन तस्वीरों को बतौर सबूत दिखाते हुए किसान आंदोलन के माओवादियों और वामपंथियों के हाथों में चले जाने की बात कह डाली। आज तक के किसान पंचायत में खुद कृषि मंत्री ने अपनी चिंता खुलकर जताई। जब मैं बात कर रहा था तो निश्चित रूप से मैं तो ये सोच रहा था कि वो सब किसान हैं और किसानों के प्रतिनिधि हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसमें कुछ वामपंथी भी हैं। और जो आपसे बात कर हाँ, और ये चीज़ हमको बाद में मालूम पड़ी, लेकिन हमने उसको बहुत ज़्यादा तूल और परहेज इसलिए नहीं बरता कि किसानों के लिए बात करने आए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है। हमारे जैसे उग्रान साहब थे, तो उग्रान जी थे, एक मौला जी हैं, वो CPM के हैं, हाँ, तो वो भी हैं,
तो हम लोगों को ये मालूम पड़ गया था कि वो वामपंथी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसान के प्रतिनिधि बतौरी उनसे बातचीत की, हमने उसको एहसास भी नहीं होने दिया। लेकिन किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का जो प्रयत्न है उससे सरकार निश्चित रूप से चिंतित है, और मैंने कल भी किसानों को आग्रह किया है कि ऐसे तत्वों के हाथ में किसान आंदोलन को न जाने दें। किसान आंदोलन के माओवादी और वामपंथियों द्वारा हाईजैक होने का दावा सरकार सिर्फ इन तस्वीरों के आधार पर नहीं कर रही, बल्कि खुफिया रिपोर्ट का हवाला भी दे रही है, जिसमें कहा गया है कि अल्ट्रा लेफ्ट नेताओं और प्रो लेफ्ट विंग के चरमपंथी तत्वों ने किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया है, जो किसानों को हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन सरकार की चिंता पर किसान संगठन चिंतित नजर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि उन्हें तो आंदोलन में माओवादी और वामपंथी संगठन दिखाई नहीं दे रहे, सरकार को दिख रहे हैं तो उन्हें पकड़कर जेल में डाल दें। हमारी सेंट्रल इंटेलिजेंस कहाँ है, उन्हें पकड़ा है कहाँ है? अगर उन संगठनों पर देश में बैन लगा हुआ है तो अगर उसके लोग यहाँ पर घूम रहे हैं तो उनको जेलों में डाल दो। हाँ, उन्हें बाहर निकाल देंगे उनसे। अगर ऐसे देश विरोधी कोई लोग आएंगे तो उन्हें बाहर निकाल देंगे। हमें मिलवाओ जरूर उनसे, अगर कहीं आपको मिले तो हमारी मुलाकात करवाइए उनसे। एक भी आदमी ऐसा नहीं है, सारे फार्मर है, सारे किसानों के बिलों के लिए आए हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं है। बिल्कुल ये सरकार गुमराह कर रही है। किसान संगठन कह रहे हैं कि जिन्हें सरकार के मंत्री माओवादी बता रहे हैं वो देशद्रोह के आरोपी हैं। अदालत ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया है। हालांकि सरकार की आपत्ति के बाद टिकरी बॉर्डर पर लगे विवादित पोस्टरों को हटा दिया गया। वामपंथियों द्वारा हाईजैक होने के आरोपों के बाद पोस्टर हटाए जा चुके हैं, लेकिन अब इसको लेकर राजनीतिक हाईजैकिंग शुरू हो गई है। कभी बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल चाहते हैं कि ऐसे बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री किसानों से माफी मांग लें। सेंटर ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਤਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ सेंटर ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ਦਰੋਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। किसान आंदोलन के समंदर में चाहकर भी ठीक से गोता ना लगा पाने वाली कांग्रेस भी अब सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर आई है। कह रही है कि मोदी सरकार की नीति अपने हर विरोधी को माओवादी और देशद्रोही घोषित करने की है। आप ऐसे लोगों का जो सच्चे देशभक्त हैं और देश का पेट पालते हैं, उन्हें कभी खालिस्तानी, कभी उग्रवादी, कभी आतंकवादी, कभी चीन समर्थक, कभी पाकिस्तान समर्थक, कभी माओवादी, कभी अल्ट्रा लेफ्ट, कभी नक्सलवादी कहकर आप घोर अपमान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को ऐसे मंत्रियों से माफी मंगवानी चाहिए। हमारी मांग बड़ी सीधी है, प्रधानमंत्री जी आप खुद बात करिए। किसान आंदोलन को खत्म करवाने में सरकार कामयाब नहीं हो पाई है। स्थिति ये हो गई है कि किसान अब सरकार से बात तक करने को तैयार नहीं है और सरकार किसी भी तरह बात खत्म करने के रास्ते तलाश रही है। आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार ने तमाम कोशिशें करके देख ली, लेकिन किसान कृषि कानून रद्द करवाने पर अड़े हुए हैं। सरकार के लिए आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि किसान अब भूख हड़ताल पर जाने की घोषणा कर चुके हैं। आगे बढ़ते हुए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी विनाश काल में बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसा कुछ पाकिस्तान में इमरान खान के साथ इस वक्त हो रहा है, जहां इमरान सरकार के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और इमरान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वह ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सभी को चौंका रहे हैं। इमरान खान ने शुक्रवार को 3 मंत्रियों के मंत्रालय बदल दिए, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है शेख रशीद की, जो पाकिस्तान में शेख चिल्ली के नाम से भी मशहूर हैं, जो गंभीर से गंभीर मुद्दे का
मजाक उड़ाने में माहिर हैं। शेख रशीद अब तक पाकिस्तान के रेल मंत्री थे और अब गृह मंत्री बन गए हैं। रेल मंत्री तक तो ठीक था, लेकिन अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान की शेख रशीद से ऐसी कौन सी रिश्तेदारी है जो उन्हें गृह मंत्री बना दिया। वरना एक वो भी वक्त था जब इमरान ने कहा था कि शेख रशीद को अपना चपरासी भी वो नहीं बनाएंगे। इमरान और शेख रशीद का यह रिश्ता क्या कहलाता है, इसे समझने के लिए उन दोनों की केमिस्ट्री को दर्शाने वाली हमारी ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। सोचिए, असली बेशर्म कौन है जिस शेख रशीद को इमरान खान अपना चपरासी तक बनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन शेख रशीद को इमरान खान ने पहले रेल मंत्री बनाया और अब पाकिस्तान का गृह मंत्री बना दिया। ये वही शेख रशीद हैं जिन्हें पहले इमरान खान प्रधानमंत्री बनने से पहले जिहादी बना चुके हैं। मतलब जो शेख रशीद इमरान खान के लिए कभी जिहादी यानी आतंकवादी हुआ करते थे, वो अब इमरान सरकार में पाकिस्तान के गृह मंत्री बन गए हैं। लेकिन एक वक्त वो भी था जब इमरान और शेख रशीद टीवी पर लाइव डिबेट में एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे। अब जो लोग शेख रशीद को नहीं जानते वो जान लें कि शेख रशीद अब तक पाकिस्तान के रेल मंत्री थे और उनका दूसरा शौक है बात बात पर पाकिस्तान के परमाणु बम पर इतराना। अगर खुदा न खास्ता आप आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़े, अगर आप लाहौर की तरफ बढ़े, तो हमने स्मार्ट बम रखे हुए हैं जो सिर्फ उन टैंकों को, उन तोपखानों को और उन फौजियों को जो पाकिस्तान पर हमला होंगे उनको उड़ाएंगे। हमारे पास हर साइज का मसाला है। हमारे पास छोटी गोली भी है चूरन की, बड़ी गोली भी है, हमारे पास हर तरह का मसाला है। आप आए सही हम तैयारी में हैं। जो शेख रशीद अपनी हरकतों से खुद को शेख चिल्ली साबित करते आए हैं, वो पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा संभालेंगे। पाकिस्तानी सेना, ISI इंटेलिजेंस ब्यूरो और न जाने कौन कौन से महत्वपूर्ण विभागों को हेड करेंगे। तो अब शेख रशीद इमरान सरकार में नंबर 2 की हैसियत पर विराजमान हो चुके हैं। दुनिया की तो छोड़िए, पाकिस्तान में कई लोगों को ये सुनकर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। हम तुम्हारी मूदी नीयतों से वाकिफ हैं। तुम्हारा रस करंट लग गया, खैर करंट लग गया, खैर करंट लग गया। आज तक बेरा कोई बात नहीं। अब इमरान खान की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जिसे वो लोटा कहते थे, उन रशीद शेख को अपनी कैबिनेट में नंबर 2 की कुर्सी पर बिठा दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को एक मजबूत गृह मंत्री की जरूरत है। शायद जिस तरह से इन दिनों इमरान सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, उससे इमरान खान की सोचने समझने की शक्ति प्रभावित हुई है। पाकिस्तान में रविवार को 11 विपक्षी दल एक बार फिर लाहौर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रैली करेंगे, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक नई चाल चली है और कहा है कि विपक्ष की रैली में आतंकवादी हमला हो सकता है। ये चेतावनी पाकिस्तान की आतंकरोधी निगरानी संस्था ने जारी की है, जिसे बतौर गृह मंत्री शेख रशीद हेड कर रहे हैं। और शेख रशीद क्या चीज हैं, ये तो हम आपको अपनी रिपोर्ट में दिखा चुके हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में इस समय क्या चल रहा है। इसी के साथ खबरदार में एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। कुछ और बड़ी खबरों को लेकर हम फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।